वॉइस क्लियर नहीं आहे आवाज चांगला आहे बोला अजून वाढवून टाका आपण energy possessed by system due to its position or configuration. ये general definition है. This is called potential energy, or you can say it is a kind of stored energy. Example लेते हैं general mechanical example लेते हैं suppose पानी है किसी height पर है ना जैसे कि waterfall होता है तो पानी height से गिरता है नीचे वो अपने आप डिस्प्लेस हो रहा है पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं सो दे आर डिस्प्लेसिंग ऑफ देयर ओन तो कैसे हो रहा है ये उनमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है तो एनर्जी अपने आप कहीं से नहीं आती तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी थी जो दिख रही है जब वो मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो वो कहीं तो थी वो किसमें थी उसकी हाइट में थी और उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला चल जाएगा पानी अगर वाटरफॉल है और हाइट पे पानी है तो कैन यूज mgh है ना अगर ये ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है मैं खुद ले रहा हूं मैं यहां हाइट पे खड़ा हूं तो मेरे अंदर क्या है पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसे चलते 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 आगे आ जाऊं मैं अपने आप नीचे आ रहा हूं बिकॉज़ ऑफ व्हाट बिकॉज़ ऑफ माय पोटेंशियल एनर्जी मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कैन डू वर्क है ना तो वर्क अपने आप कर पा रहा हूं बिकॉज़ आई हैव पोटेंशियल एनर्जी जितना ऑब्जेक्ट अलग-अलग पोजीशंस पे हो लेकिन ये कौन सी पोजीशन है अगर यही मैं स्पेस में ऐसी जगह है जहां पर कोई भी स्टार नहीं कोई भी प्लैनेट नहीं जीरो ग्रेविटी लोकेशन अगर ढूंढ लो स्पेस में कहीं वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखो तो उसको यहाँ रखो या यहाँ रखो पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना so potential energy is related to something else also so it is due to position or configuration की force field ये मैंने कंसेप्ट पहले ही पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ फोर्स फील्ड तो फोर्स फील्ड क्या होता है ग्रेविटेशन लेसन में पढ़ा है फोर्स फील्ड क्या होता है फोर्स तो पता है व्हाट इज फोर्स yes something that causes acceleration of objects या फिर सिंपल स्कूल के वर्ड्स में बोलना तो पुश और पुल इस फोर्स किसी चीज को धक्का दोगे या खींचोगे so you are exerting force जिससे क्या होगा उसका एक्सेलरेशन ठीक है और फोर्स फील्ड क्या है फोर्स फील्ड क्या है फोर्स तो समझ गया फोर्स फील्ड क्या है अच्छा क्रिकेट आता है आपको क्रिकेट की फील्ड क्या होती है क्रिकेट फील्ड मतलब अच्छा दूसरा और कोई वर्ड मतलब फील्ड से जो तुमको पता है आप ये तो बोल रहे हैं बोलो तो हम कैसे बोलें जगह वो जगह जहां पर क्रिकेट खेलते हैं उसको क्रिकेट फील्ड बोलते हैं सही है क्या देखो मेरा क्रिकेट नॉलेज अच्छा नहीं है तुम लोग बताओ हमारा मेरे साथ सब है ना मेरे को स्पोर्ट्स का ज्यादा नॉलेज नहीं तो क्रिकेट फील्ड वही होता है जहां पर क्रिकेट खेल सकता है तो फोर्स फील्ड वो जगह है जहां पर फोर्स लग सकता है ठीक है अब नॉर्मली फोर्सेस कैसे लगते हैं कि आपको फोर्स लगाना है टू टच यू फिजिकल फोर्स मतलब कांटेक्ट लगाना पड़ेगा फोर्स के दो टाइप ये भी पढ़ाएंगे कांटेक्ट फोर्स ये तो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स स्कूल में आपको ज्यादातर फोर्सेस ये पढ़ा है कांटेक्ट फोर्स जहां पर हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मारना है खींचना है मार्कर को उठाना है तो आई हैव टू टच इट मैं बिना टच किए इसको खींच नहीं सकता उठा नहीं सकता है ना सो इसका मतलब क्या है द फोर्स दैट आई कैन एक्सर्ट इज कांटेक्ट फोर्स लेकिन दूसरा एक टाइप का फोर्स है व्हिच इज नॉन कांटेक्ट फोर्स कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स तो मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस से फोर्स लग सकता है एक दूसरे को दूर से खींच सकता है नजदीक से तो खींचते ही है दूर से भी खींच सकता है और हमें दूर से खींच सकती है क्या खींच सकती है ना खींच सकते हैं अर्थ का फोर्स तो बहुत दूर तक लगता है आप अर्थ से कितना भी दूर चले जाओ अर्थ को वापस से खींच के नीचे लेता है ठीक है तो ये जो सारे फोर्सेस है अर्थ का कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स देन और कौन सा हमने पढ़ा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाए these forces are non contact force और जहां पर फिजिक्स में नॉन कांटेक्ट फोर्स है
तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं फील्ड का। तो हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स का, ये थोड़ा सा से बाहर है, रियल नॉलेज है ना, हमारे टेक्स्ट बुक से बाहर का नॉलेज है। तो जहाँ पर भी ऐसा फोर्सेस है जो डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो वहां पर कुछ थियरीज जो है, जैसे कि आइंस्टाइन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो वायलेट होता है। अगर हम लोग कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो वहां पर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स में ज्यादा डिस्टेंसेस पर थियरी ऑफ रिलेटिविटी में गड़बड़ हो जाता है। तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ फील्ड लगाते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ फील्ड है क्या? सबसे पहली चीज, एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो यहाँ पर अर्थ के आसपास अर्थ ने ऐसा एक फील्ड सेटअप किया है कि आप उस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, यू विल एक्सपीरियंस फोर्स इफ यू हैव मास। अगर आपको मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, यू विल एक्सपीरियंस फोर्स। और वो फोर्स किसके वजह से? वो उस पॉइंट की वजह से, अर्थ की वजह से। दिस इज अनदर वे टू एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑन दीस फोर्सेस। ठीक है, सिमिलरली हमारे चार्जेस के साथ भी होता है। if I have a positive charge and if I exert, if I put another positive charge here, तो होगा क्या? ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स किस तरफ लगाएगा? लॉजिक से बताओ। दिस इज द लाइन कनेक्टिंग द चार्जेस। किस तरफ फोर्स लगाएगा? टुवर्ड्स द चार्ज और आगे फ्रॉम द चार्ज। तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा? ठीक है, अगर ये चार्ज नहीं भी होता तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है कि if I place another charge, then that charge will experience force. अगर मैंने चार्ज नहीं भी रखा तो भी यहाँ पर फोर्स है ना, लग नहीं है। फोर्स कब लगेगा? जब कोई चीज होगी तो उसको लगेगा। लेकिन यहाँ पर फोर्स है, वो फोर्स नहीं है, वो क्या है? फोर्स फील्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, सो हर पॉइंट चार्ज या कोई भी पॉइंट चार्ज में पड़ा चार्ज, वो अपने आसपास क्या बनाता है? अपने आसपास एक फोर्स फील्ड सेटअप करता है। और जब हम लोग अब फील्ड तो रख दिया, फोर्स फील्ड चार्ज है, तो चार्जेस पे ही फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर मैंने कोई ऐसी चीज रखी जिस पे चार्ज ही नहीं है तो उस पर कोई फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अगर फोर्स देखना है चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना, सो यू हैव टू प्लेस अनदर चार्ज। तो लेट अस से कोई छोटा सा चार्ज रखिए यहाँ पर, देन यू विल सी दैट दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। मतलब यहाँ पर फील्ड है ना। तो फील्ड को डिटेक्ट कैसे करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड को मैच कर दो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है तो चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है? मैग्नेट रखना चाहिए, है ना। अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक बाहर मैग्नेट रख दूं तो वो उसका फील्ड बन रहा है, ये कैसे बना सकते हैं? आप देख के बता सकते हो कि फील्ड नहीं। आप वहां खड़े रह जाओगे तो आपके फोर्स लगेगा नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा मैग्नेट का फोर्स? सर उसके पास में पार्टिकल्स रख के। हाँ, कंपास कर दो, बारिश से ही बनता है मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास होता क्या है? मैग्नेट होता है। तो मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो यू विल नोटिस कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो फील्ड है ये चेक करने के लिए आपको अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजें रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में मास रखना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट रखना होगा। मैग्नेट मतलब आप ये रख सकते हो, कंपास रख सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया फील्ड का कंसेप्ट। और जहां पर भी फील्ड होगी, फोर्स फील्ड होगी, वहां पर हर पॉइंट का पर अगर ऑब्जेक्ट रख दो तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी बिकॉज ऑफ दैट फोर्स। और वो कितनी एनर्जी आएगी उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये थोड़ा आसान वाला तरीका बताऊं, बाकी सोफिस्टिकेटेड मेथड्स है इसको करने के। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड in the form of field, in the form of potential energy। P मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल यूज करते हैं U, और पोटेंशियल के लिए सिंबल यूज करते हैं V। ठीक है, बट कभी-कभी कुछ बुक्स में इसके लिए भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए U या भी कोई भी सिंबल कभी-कभी यूज करते हैं। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ऐसे निकाल लीजिए, एक स्टैंडर्ड तरीका। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू फाइंड हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की एक और प्रॉब्लम क्या है वो समझाने के लिए मैं वो mgh वाला फॉर्मूला लेता हूं। mgh वाला फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी।
सो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना था हम लोग एमजीएच लगाएंगे। लेट अस सी ये मेरा मार्कर का टैप पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या फॉर्मूला? इसका मास जी तो अपने को पता है, जी कितना 9 पॉइंट, एच कितना लेंगे, ये हाइट ले लो, ये वाला हाइट ले लो जहां से, ठीक है। तो एमजीएच का कुछ तो वैल्यू आ जाएगा। लेट अस से दिस हाइट इज 2 मीटर, 2 मीटर नहीं 1 मीटर होगा। सो mg into 1 मीटर हो गया। यहाँ से हाइट है, क्या हम लोग यहाँ से भी हाइट ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो ग्राउंड है। तो अगर ये हाइट लेंगे तो लेट अस से इट इज 1.2 मीटर, 1 मीटर 1.2। सिंस हम लोग सेकंड फ्लोर पे है तो हम लोग नीचे से भी तो हाइट ले सकते हैं। तो 10 और 10 30 मीटर हो, और ये कितना 1.2, सो 20 1.2 मीटर। तो हर एक केस में क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी का आंसर अलग है? क्यों अलग आता है? इसमें तो एक क्वांटिटी का आंसर एक ही आना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट है सेम लोकेशन पे, बट क्या अलग है? व्हाट इज डिफरेंट? हाइट इज डिफरेंट। क्यों हाइट डिफरेंट होगी? हाइट सच में इसकी चेंज हुई थी क्या? मैंने तो इसको इधर ही रखा है, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब क्या है? ग्राउंड मेरा रेफरेंस है। और अगर मैं पूछूं कि ग्राउंड पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, ग्राउंड का हाइट कितना, अगर ये ऑब्जेक्ट में ग्राउंड हाइट कितना 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो रेफरेंस का मतलब होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, दैट इज माय रेफरेंस, दैट रेफरेंस इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? आप चूज कर सकते हो क्या 0 लेना है। मेरी इच्छा, मैंने बोला ये मेरा 0 रेफरेंस और ये जहां से हाइट मेजर कर रहा हूं, तो दिस विल बी माय 0 पोटेंशियल एनर्जी, उसके रिलेटिव मेरा कैलकुलेशन होगा। आई विल गेट सम डिफरेंट आंसर। अगर आप बोलोगे सर मेरे को तो ये लेना है 0, ले सकते हो, योर चीज। हाइट नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये 0 है तो ये नीचे आ जाएगा, हाइट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो वो भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की खास बात यही है कि यू कैन टेक एनी पॉइंट एज 0 रेफरेंस। अब किसको लेना है दैट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। सो बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर व्हाट, फॉर सेम सिचुएशन, है ना। सेम चार्ज है, सेम सब कुछ है, सब कुछ है, still you are getting different answers for potential energy. And this is the trouble, ये प्रॉब्लम है। सर ते PE इज इक्वल टू 0 च्या नंतर काय लिहिलंय ब्रॅकेट मध्ये? कुठे? ते PE इज इक्वल आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी म्हणजे काय? आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? मैंने लिख तो दिया, मतलब क्या? हाँ कुछ भी वैल्यू आ सकती है ना, यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू दिस, मतलब आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है कोई ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद पोटेंशियल एनर्जी। और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है फिजिक्स में पढ़ने की, है ना। लेकिन कुछ है रेफरेंसेस जो हम लोग लेते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं कि उन पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी 0 बाय असाइनिंग सम रीजन, है ना। तो हम लोग कुछ पॉइंट लेते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे कि हम लोग एक पॉइंट लेते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। सो एक ट्रबल क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी को 0 कहां ले, मतलब कि रेफरेंस कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है, दैट इज द ट्रबल। हर बंदा अपना अपना अलग वैल्यू दे सकता है और नो फ्रीडम, so that's why you get different value of potential energy in physics, and that is the problem कि अलग अलग वैल्यू सेम चीज के लिए नहीं आना चाहिए। फिजिक्स में हर चीज एग्जैक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर है। so what we do, we instead of measuring this, instead of defining potential energy, we define change in potential energy, ठीक है। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट इधर था, यहाँ पर इस पॉइंट पे mgh मैंने ये रेफरेंस लेके निकाला, और फिर वो नीचे वाला दो अलग अलग हाइट के लिए निकाला, आई एम गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज। दिस इज इनिशियल पॉइंट, सपोज यहाँ से ये यहाँ चला गया, सो दिस इज माय फाइनल पॉइंट। पॉइंट चेंज हो गए, तो क्या चेंज हो गया, हाइट चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, mg इनटू चेंज इन हाइट। तो फिर आप ये चेंज इन हाइट इस रेफरेंस से लो या उस रेफरेंस से लो या नीचे वाले रेफरेंस से लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। so the change in potential energy is constant, ठीक है। this does not depend on
does not depend on reference. आप रेफरेंस क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करे. That's why this is more important rather than potential energy. Potential energy change is more important. ठीक है. बट इन्हीं इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बता देते हैं कि भाई इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. क्यों जीरो है तो आपको फॉर्मूला से पता चल जाएगा, है ना. 1/r आता है पोटेंशियल एनर्जी का. जो हमारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे वो ऐसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. r का वैल्यू इंफिनिटी तक 1/∞ क्या होता है, जीरो. तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो. ठीक है, टेंस जीरो होता है. तो ऐसा हम लोग ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए. बट रियलिटी ये है कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को जीरो ले सकते हैं. बट पोटेंशियल एनर्जी के आंसर जो है वैल्यू से चेंज हो जाएंगे. व्हाट विल रिमेन सेम इज दिस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम इन ऑल सिचुएशन. भले आप कुछ भी करो, किसी को भी रेफरेंस ले लो, चेंज उतना ही होगा. एंड दैट्स व्हाई दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है. एनीवेज अभी हम लोग करते हैं अपने पॉइंट चार्जेस के एग्जांपल पे. पॉइंट चार्ज के जैसे किसी भी पॉइंट पर दूसरा चार्ज लिख दो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस ये निकालेंगे और फिर हम लोग कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पर जो दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिख लो. इनमें से एक भी पॉइंट हम लोग एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे. जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है नथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम और सिलेबस, बस बेसिक है, लिखना है वो लिख लो. यहाँ पर फॉर्मूला एमजे तो नहीं रहता. पोटेंशियल एनर्जी वो मैंने ग्रेविटेशनल लिखा है. दिस वन इज दिस फॉर्मूला इज फॉर ग्रेविटेशनल potential energy and for small height. For small height. ठीक है. ज्यादा हाइट होगी तो फॉर्मूला चेंज होता है. देखो बच्चों को है हाइट ज्यादा होने पे क्या हो जाता है. ठीक है. चलो तो हम लोग एक पॉइंट चार्ज लेंगे और उसके वजह से एक नहीं दो लेने पड़ेंगे. यहाँ पर
पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, दो चार्जेस रखेंगे, एक को मूव करेंगे, मूव करते वक्त हमें वर्क डन करना होगा, ठीक है, इस तरह से मूव करेंगे तो दैट वी हैव टू डू वर्क, ठीक है, और वो जो वर्क हम लोग करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, तो दैट इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम लोग इसमें भी लगाते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता, वी यूज द सेम प्रोसीजर, ठीक है। सो इन दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और 2 पॉइंट चार्जेस। Electrostatic potential energy due to two charges, दो चार्जेस है, पोटेंशियल एनर्जी कितना, 3 होंगे तो कितना, 4 होंगे तो कितना, उसका जनरल फॉर्मूला है। पहले दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वी विल फाइंड दैट यूजिंग बेसिक रूल। क्या बेसिक रूल है फिजिक्स का, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई, कहां से आई, मैंने इसको यहां से यहां उठा के रखा, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको उठा के नहीं रखता, मतलब मैं अगर कोई वर्क नहीं करता, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, ठीक है। सो दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट पॉइंट चार्ज एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट चार्ज के तो छोटा ही होगा, दिस इज माय प्लस q1 चार्ज, ठीक है। एंड नाउ आई हैव अनदर चार्ज q2 एंड लेट अस से ये भी प्लस ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव लेके साइड करते हैं, एंड दे आर गोइंग टू लुक एट सेपरेशन r, ठीक है। अब देखो अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ पर इस डेरिवेशन में, या हम लोग इंफिनिटी से चार्ज को लेके आए, ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वो यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड देन वी विल पुट दैट इंफिनिटी का टर्म्स, क्योंकि क्या याद रखना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0, और वो 0 क्यों है वो आपको फार्मूला से पता चल जाएगा, यहाँ पर 1/r आएगा, r का वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो फिक्स ही है, तो हमारा रेफरेंस 4 है, इंफिनिटी रेफरेंस है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, तो क्या फार्मूला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर देखो, पहले तो इस पे फोर्स सोचो, इन दोनों पे फोर्स कौन सा आएगा और किस तरह का आएगा, कितना और किस तरह, इन दोनों पे, लेट अस से दिस इज फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दो, तो ये हमारा पोटेंशियल फील्ड बनाएगा, फोर्स फील्ड बनाएगा, सब कुछ ये बनाएगा। और इसके बारे में फोर्स किस तरफ रहेगा, q2 पे, away from q1, so this will be the direction of force, this will be the direction of force, and what will be magnitude of force, this is force due to electric field, this is force due to electric field, and we can write that in vector form, ठीक है। अब फील्ड की वजह से वो किस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अगर वर्क करना है तो हमें किस तरफ वर्क करना होगा, इस मार्कर के कैप को मुझे अगर वर्क करना है तो मुझे उसको लिफ्ट करना चाहिए, इसको नीचे छोड़ देना चाहिए, नीचे तो वो खुद जा रहा है, नीचे तो वो खुद से जा सकता है, नीचे उसको ले जाने की जरूरत नहीं है,
ऊपर लाने के लिए आई हैव टू डू वर्क। किसके अगेंस्ट वर्क होगा? अगर मैं इसको उठा ग्रेविटी, यहाँ पर किसके अगेंस्ट वर्क करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो वर्क डन विल बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी अगेंस्ट फील्ड। तो ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया? Fe के बराबर। So let us say external force, work done by external force will be F external, ठीक है? Force work done का फॉर्मूला F is cos थीटा, ठीक है? यहाँ पर फोर्स भी कांस्टेंट नहीं था, हमने इंटीग्रेशन में लगाया बट एनीवेज अभी नहीं लगता। और लेट अस से यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे। अच्छा जनरल सिचुएशन लेते हैं कि लेट अस से कि मेरा चार्ज कहाँ से ला रहा है? इंफिनिटी से कहाँ तक ला रहा है? So let us say in between in the journey मेरा चार्ज कहीं तो यहाँ पर है, यही Q2 थोड़ी देर पहले यहाँ कहीं तो था और उसका डिस्टेंस x, और हमने उसको यहाँ से यहाँ लाया। कितना आगे लाया? dx डिस्टेंस आगे लाया। किसके थ्रू लाया? इसको लाने के लिए हमें कौन सा फोर्स लगाना होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, है ना? सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने? dx किया। So F dx cos theta. What is angle between external force and displacement? Displacement is external force भी इस तरफ। What is angle between them? तो cos 0 1 हो जाएगा। तो नहीं लिखा तो चलेगा। ओके, ये कितना फोर्स है? यहाँ से यहाँ। Now my external force should be equal to this electric force. तब जाके मैं इसको मूव कर पाऊंगा, या उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो भी मैं मूव कर पाऊंगा। ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट हो जाएगा। हमें एक्सेलरेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है? इस चार्ज को धीरे धीरे लाके यहाँ पर, है ना? कहाँ से लाया? हमने इंफिनिटी से लाया, लेकिन हम इन बिटवीन ये पॉइंट पर स्टडी करें कि इंफिनिटी से हम उसको लेके आ रहे हैं धीरे 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 करके। एक्सेलरेट ये बिना लगा, मतलब क्या करना है? एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर, एफ एक्सटर्नल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल, तभी जाके एक्सेलरेशन होगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो इस तरफ एक्सेलरेशन होगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो उस तरफ आएगा ही। हमें तो लाना है, तो ऑब्वियस बात है दिस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। माइनस क्यों? ऑपोजिट है, वेक्टर्स है, माइनस देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो वर्क डन किया, ये छोटा सा वर्क डन है यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज एक्चुअली dw, दिस इज एक्चुअली dw। कहाँ से कहाँ तक? और मूविंग चार्ज, कौन सा चार्ज? Q2 फ्रॉम और बैक थ्रू dx। dx डिस्प्लेसमेंट मूव करने के लिए हमें इतना वर्क करना है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसलिए यूज कर सकते हैं बिकॉज फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला कितना है? F इक्वल टू ये फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो इट डिपेंड्स ऑन r, चार्ज पे भी डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन r। जितना डिस्टेंस कम ज्यादा होगा उतना फोर्स चेंज होगा। बट फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी कैन अज्यूम दैट द फोर्स इज कांस्टेंट, और तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला वैलिड है जब हम लोग एक कांस्टेंट फोर्स ले रहे हैं, ठीक है? तो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वी आर अज्यूमिंग दिस इज कांस्टेंट, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। सो वी कैन फाइंड द स्मॉल वर्क डन, बट मुझे टोटल वर्क डन निकालना। सो टोटल वर्क डन कहां से कहां तक हम लोग लाएंगे इसको? इन मूविंग चार्ज, कौन सा चार्ज? Q2 कहां से लेंगे? इंफिनिटी से लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर पोटेंशियल जीरो है। इस मार्कर को उठाना है, कहां से उठाएंगे? जमीन से उठाएंगे, वहां पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है? तो इंफिनिटी से लाएंगे, कहां रख देंगे? यहाँ रख देंगे। सो टू मूव इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, या फिर जनरल भी ले सकते हैं। चलो जनरल ले लेते हैं, फ्रॉम x या फिर फ्रॉम R2 टू R1, ऐसा ले लेते हैं। जैसे R1 और कहीं तो R2 है, दूर कहीं तो R2, तो वहां से यहाँ तक लेते हैं R2 से R1 या R1 से R2, जो भी लेना है, ठीक है? टेक्स्ट बुक में R1 R2 उल्टा उल्टा हो सकता है, डोंट वरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो ये छोटे छोटे वर्क डन को हमें क्या करना होगा? वी हैव टू ऐड दैट। ऐसे कितने वर्क डन होंगे? तो इनफाइनाइट होंगे। तो हम यहाँ पर एडिशन से क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे।
integration of data, and that integration of data will be integration of f external into dx. यहाँ तक क्लियर है? वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे लिखेगा? दिस विल बी इक्वल टू f external into dx. पता नहीं क्या बोला? this work done by external force is stored in the form of potential energy. मतलब मेरे पास potential energy का इक्वेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ f external dx. कहां से कहां तक? एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम r2 टू r1, या फिर इंफिनिटी से लेके तो पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो क्या करें, इंफिनिटी से लेते, ठीक है, r2 से r1 लेते, बाद में इंफिनिटी. तो कहां से कहां तक? r2 से r1 तक. r2 वो पॉइंट है, r1 ये पॉइंट है ना. एक्चुअली ठीक है, r इनिशियल r फाइनल. r2 r1 क्या है ये भी मैं बता देता हूं, अगर स्पेसिफाई करना पड़ना. r2 इज स्टार्टिंग पॉइंट. कहां से उठाया चार्ज? इंफिनिटी से उठाया तो इंफिनिटी हो जाएगा. यहाँ बीच में कहीं से उठाया 10 किलोमीटर दूर से, तो वो 10 किलोमीटर हो जाएगा. सो r2 इज स्टार्टिंग पॉइंट, r1 इज इनिशियल पॉइंट. ठीक है, r2 इज स्टार्टिंग पॉइंट, r1 इज इनिशियल पॉइंट. ऐसा लेते हैं और बाद में डाल देंगे. तो f एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? बट यहाँ पर देखो एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? f external should be minus of fe. ठीक है, वेक्टर में तो उसका मैग्नीट्यूड भी वहां पर मैग्नीट्यूड लेते हैं कि हम लोग नेगेटिव साइन ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं f external डॉट dx r और फिर वैल्यू डाल दो और फिर बाद में हम cos थीटा तो भी कर सकते हैं. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन r2 से r1 f external की जगह पे डाल रहा हूं माइनस fe. दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, डॉट dx वेक्टर. अब वापस से क्रॉस प्रोडक्ट आया है, मैंने वेक्टर में लिखा है, यहां पर दिया एंगल बाद में यहां पर डालेंगे. सो नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ एंगल वंस अगेन. व्हाट इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर? What is the angle between displacement vector and electric force? 180 है. So here, so this is equal to integration minus in बाहर है r2 से r1 f external f electric dx cos 180. 180 कहाँ से है? 180 कहाँ से है? 180 कहाँ से है? a bar dot b bar is ab cos theta. a कौन सा है मेरा? this वेक्टर और dx कौन सा है? ये वाला वेक्टर, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट. so there is 180 degree angle. so cos 180 is -1. ये -1 ये माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास? this will be -1. this term is -1. तो माइनस माइनस हट गया. I have this r2 से r1 fe dx. अब Fe का फॉर्मूला है हमारे पास. इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K q1 q2 अपन r2 या फिर 1/4π0. K मतलब 1/4π0 q1 q2 अपन r2. ये डाल दो इधर. इंटीग्रेशन d लिमिट्स आएंगे q1 q2 k है. k के टर्म्स में रहना तो बाद में डालते हैं. q1 q2 अपन r2 d x की जगह dr लिख देते हैं. मैं थोड़ा वेरिएशन कर रहा हूं, है ना, या फिर dx ही लिखते हैं और ये r की जगह ये लोकेशन देते हैं. ये लोकेशन कितना है? x है. x लोकेशन क्या है देखो, x है. ठीक है, तो x और dx r की जगह में x लिया बिकॉज़ इट्स लोकेशन r इज x राइट नाउ. हम लोग जहां पर स्टडी कर रहे हैं वहां पर x पोजीशन पे. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. k इज कांस्टेंट बाहर ले लो, q1 q2 भी कांस्टेंट है बाहर ले लो. इंटीग्रेशन में क्या बचता है? dx x2. इसका इंटीग्रेशन बता दो.
फॉर्मूला फॉर 1/x² इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं समझो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx is x raised to -2 is 1/x² को x raised to -2 लिख सकते हैं x raised to इंटीग्रेशन क्या होता है n plus 1 upon n plus 1 मतलब -2 plus 1 ये कितना हो जाएगा x raised to -1 upon -1 का x हो गया क्या देखो ये समझ में आ रहा है वर्ग करो इंटीग्रेशन तब आंसर आ रहा है -1 का x तो मैं इधर लिख रहा हूं k q1 q1 q2 और वो इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है माइनस बाहर देखो 1 का x चलिए माइनस का बाहर देखो तो लिमिट्स क्या है r2 और r ठीक है r2 से लेके r1 लेके आ जाए है ना r2 ये स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से r1 तक लेके आ अब इसको और सॉल्व करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो दिस विल बी 1 by r1 minus 1 by r2 so this is my change in potential energy है ना ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा चेंज क्यों क्योंकि वहां से यहाँ आ रहा है ना हमारा रेफरेंस हमें नहीं पता अभी रेफरेंस अगर इंफिनिटी है तो यहाँ पर डेल्टा भी लिखा हुआ है सो व्हाट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा भी ठीक है सो ये आ रहा है k व्हाट इज k k ये लिखा हुआ है k is 1/4 by epsilon 0 अगर स्पेस में है तो मीडियम में है तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा स्मॉल er है ना ओके अब हमारा जो मैंने कंसेप्ट बताया था कहां पर हमें रेफरेंस लेना है इंफिनिटी पे रेफरेंस लेना है इफ माय रेफरेंस इज एट इंफिनिटी मतलब कौन सा पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट इंफिनिटी पे अगर मैं r2 का इंफिनिटी डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 by इंफिनिटी 1 by इंफिनिटी कितना होता है 0 तो ये 0 सो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर इफ यहां पर कहीं तो लिखना पड़ेगा कहां लिखे यहां लिख देता हूं यहां लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा रेफरेंस पॉइंट मतलब जिसको हम लोग 0 रेफरेंस ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट कौन सा था r2 इज इक्वल टू इंफिनिटी r2 अगर इंफिनिटी ले लेंगे है ना हमने क्या बोला था u एट इंफिनिटी होता है 0 ठीक है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u एट r मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस u एट इंफिनिटी इंफिनिटी पे तो वैसे 0 है ठीक है तो माइनस 0 विल बी सेम इक्वल टू k माइनस k q1 q2 और ये 1/r1 की जगह सिर्फ 1/r रहेगा मतलब r1 को मैंने r बोला है और r2 को बोला है इंफिनिटी तो 1/r2 इज 0 है ना r1 equal to r so you get this formula for potential energy due to 2 point charges ये change in potential energy और ये potential energy दोनों फॉर्मूला देखो बुक में ये k के वैल्यू 1/4 का एप्सिलॉन होता है पॉजिटिव है क्या बात कर रहे हैं सर राइट साइडचं दिसत नाहीये थांब माहिती आहे तिकडचं मोबाईल दिसत नाही ठीक है उनका रेफरेंस अलग है एंड माइनस साइन उनका अंदर लिखते हैं सो दैट इज r2 माइनस साइन अंदर लिखोगे तो प्लस हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r सो सेम है और फाइनल फार्मूला भी इक्वल अच्छा इसमें भी इन्होंने माइनस साइन नहीं लिया है तो अगेन दे हैव चेंज द कन्वेंशन प्लस माइनस रिवर्स किया उनको सीक्वेंस जो है ना ये रिवर्स कर दोगे ये माइनस साइन अंदर जाके सीक्वेंस रिवर्स कर दोगे तो प्लस आ जाएगा बट दिस इज द करेक्ट रीजन ये ऐसे ही आता ठीक है क्लास 11th और 12th ठीक है अच्छा ज्यांना दिसत नाही तिकडचं त्यांच्यासाठी थोडंसं आपण शिफ्ट करूया पण तुम्हाला दिसेल का आता so this is the expression
अच्छा चीज और एक खास बात है, मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी का क्या प्रॉब्लम है, रेफरेंस। तो रेफरेंस के हिसाब से रिजल्ट्स बदलते हैं। आप अलग अलग प्रोजेक्ट फॉर्मूला के अलग हैं, ठीक है। ऐसी वर्मा में ये वाला प्रोजेक्ट मैंने दिया है नेगेटिव साइन के साथ, आपके डिस्प्ले पर प्लस साइन आ रहा है और किसी बुक में देखोगे माइनस साइन आ रहा है। सो दैट डिपेंड्स ऑन कहां से स्टार्ट कर रहा है कहां एंड कर रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंसेस। कबूतर के सर्वात बुद्धिमंत पक्षी कंप्लीट नॉलेज काहीच होत हे सर्वात स्मार्ट नहीं पण खूप स्मार्ट पक्षी खूप पण मूर्ख पक्षी एकच ते फक्त डोकं लावून घाण करतात काही नाही करत. काय असेल काय ये बात हाँ नहीं फोर्स को कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जिससे हम उसको मूव कर पाए। एक्सेलरेट नहीं करते, एक्सेलरेट करेंगे तो और अलग प्रॉब्लम हो जाएगी।
है ना? We want to find potential energy, तो हमें सिर्फ मूव करना है, एक्सेलरेट नहीं करना. That's why that is equal. External force equal to that electric force. इथे दिसतंय का तुम्हाला ऑनलाइन वाले? जल्दी जल्दी ओके. तो वापस एक बार डेरिवेशन याद कर लेते हैं क्या हमने किस तरह से किया है. कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है फिजिक्स में तो आपको क्या सोचना है कि जो भी सिचुएशन है वहां पर आप एक्सटर्नल वर्क करिए और जो भी आप वर्क करोगे वो उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर दीजिए. दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी हैव वन चार्ज हियर, इसको फिक्स कर दिया, कुछ नहीं होगा इससे. ये
अपना फील्ड बनाना है, फोर्स फील्ड। इसको मूव कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे तो हीट को रिस्पेक्ट। ये जो है ये चार्ज सेकेंड हम कहीं से तो ला रहे हैं दूर से, तो लेट अस से हम कहां से ला रहे हैं तो R2 पॉइंट से ला रहे हैं, ठीक है। इस डेरिवेशन में हमने जनरल डेरिवेशन करने के लिए R2 पॉइंट लिया, कहां है तो कहीं तो दूर पॉइंट है R2, वहां से उठा के लेके आएंगे यहाँ रखेंगे। लाते वक्त हमें एक्सेलरेट नहीं करना है, एक्सेलरेट करेंगे तो वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला सिचुएशन ब्रेक हो जाएगा, तो हमें उसको लाते वक्त इतना स्लो लाना है कि बिना एक्सेलरेशन का, मतलब ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो और दूसरे जो भी फोर्सेस है, दूसरा फोर्स ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बैलेंस रहना चाहिए हर वक्त, और फिर भी हमें उसको लाना है, ठीक है। क्लियर है? तो एक्सटर्नल फोर्स हम ऐसा लगाएंगे कि जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो, और ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट होगा तभी जाके वो आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, तो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, किसी भी एक पॉइंट पे ले लो, यहाँ ले लो या यहाँ कहीं पे भी ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से तो इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड में, हम जो लगाएंगे वो फोर्स उसकी फील्ड के अपोजिट ही लगाना होगा, क्योंकि हमें फील्ड के अपोजिट लाएंगे तभी तो वर्क होगा, फील्ड के डायरेक्शन लेके जाएंगे तो वो तो अपने आप जा रहा है, वर्क कैसे होगा, वर्क कराने के लिए फील्ड के अपोजिट जाना पड़ेगा, तो फील्ड इस तरफ है, हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ से इस तरफ, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने R2 बोला है, ये कन्वेंशन बुक टू बुक चेंज होता है, आपके टेक्स्ट बुक में शायद से इसको R1 बोलोगे, इसको R2, सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम बुक टू, आपको R1 R2 याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे जाना है हम लोग, ठीक है। सॉरी स्टार्टिंग गड़बड़ चलती है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो ये इनिशियल पॉइंट होगा, इसको क्या लिखना चाहिए, एक ही बात होगी, स्टार्टिंग और इसको फाइनल लिखते है ना, स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट मतलब ये करना, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट करना है, और फाइनल पॉइंट मतलब जहां जाके रख देंगे उसको, ठीक है। ये फाइनल होना चाहिए यहाँ पर, और कहाँ पर मैंने गड़बड़ किया है, ठीक है, इतना ही मैंने लिखा है, ओके। ये करेक्शन छोटा सा करेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इन फाइनल पॉइंट मतलब जहां हमने रख दिया, ठीक है। ड्यूरिंग दैट जर्नी यहाँ पर कहीं पर इस पॉइंट पे हम लोग पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हमारा क्या कंसेप्ट है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कंसेप्ट लिखा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर में लिखो, वेक्टर में लिखो इसको, बाद में वो हम वहां पर एंगल डाल रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर में लिखो, ठीक है। तो अब हमें इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि वर्क डन कितना किया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डिस्प्लेस करने में वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेस। अब सिंस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम लोग, फोर्स जो है हमने लगाया हुआ उसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं फॉर दिस मच छोटे से डिस्प्लेस, और इसलिए हम लोग ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं वर्क डन। अब टोटल वर्क डन करना है कहां से कहां तक, यहाँ कहीं तो मेरा R2 पॉइंट था, वहां से लेके यहाँ कहीं तो R1 पॉइंट है वहां तक, तो टोटल जर्नी में कितना वर्क डन हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये किसका वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का। सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, क्योंकि यहाँ पर चेंज होगा, 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, हमने रेफरेंस भी लिया, रेफरेंस तो लास्ट में ले रहे हैं, तो 2 पॉइंट में जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वी कैन फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, तो हमने कहां से लाया, R2 से लाया, कहां तक, R1 तक, तो R2 से लाया R1 तक, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस। अब एक्सटर्नल फोर्स कितना, तो कितना हम लोग लगाएंगे फोर्स, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ज्यादा लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, एक्सेलरेट हो जाएगा, कम लगाएंगे तो वो आएगा ही नहीं, वो उस तरफ जाएगा, बिकॉज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड के फोर्स की वजह से उस तरफ जाएगा, अगर कम फोर्स है, बराबर लगाएंगे तो हम उसको ला सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने इक्वल फोर्स लगाया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल टू माइनस ऐसे, और यहाँ डाल दिया माइनस साइन बाहर ले लिया, ये ए बार और बी बार है, तो अच्छा यहाँ पर व्हाट इज एफ ई, व्हाट इज दिस एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लगने वाला फोर्स, सो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, मैंने लगाया हुआ फोर्स, मैंने उसको उठा के लगाया, ठीक है। सो दिस वाज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया इस इक्वेशन में, सो दिस माइनस साइन कम्स आउट, a bar dot b bar is ab cos theta, what is angle between fe and dx, dx इस तरफ है, इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं,
Fe उस तरफ ही रहेगा हर पॉइंट पे, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमें रहेगा तो फोर्स भी हमें रहेगा। So there is angle 180 opposite direction. Angle is 180, cos 180 हो जाएगा। a bar dot d equal to cos theta. Cos 180 is -1. ये माइनस इनटू ये माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरा माइनस साइन गायब हो गया। कहाँ गया? -1 -1 प्लस हो गया। ठीक है, इस स्टेप में माइनस साइन कहाँ गया? तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, मतलब माइनस इनटू माइनस प्लस। आगे Fe इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कितना है? तो कूलम्ब्स लॉ है अपने पास, कि Q1 Q2 अपन आंसर यहाँ रीजन भी दे सकते हो, चाहिए तो इस स्टेप में रीजन दे दो कि वेर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज K Q1 Q2 बाय R², कूलम्ब्स लॉ। तो ये डाल दिया। व्हाट इज K? K कितना होता है? 1/4πε0। कहाँ पर? फ्री स्पेस में। अगर हम किसी मीडियम में है तो ये चेंज हो जाएगा, अपन में एक और टर्म आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये मीडियम का हम लोग अभी पढ़ नहीं रहे, बट वो कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम। सो दिस इज माय कांस्टेंट Q1 Q2 बाय। अब यहाँ पर पोजीशन कौन सा ले रहे हैं हम लोग? ये वाला पोजीशन ले रहे हैं, तो x लिखा मैंने और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, Q1 Q1 Q2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। कैसा फार्मूला है यहाँ पर देखो, फार्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 1/x। कहां से है? मैंने डिराइव करके लिखा है 1/x² कैन बी रिटन एज x⁻²। x⁻² में कौन सा फार्मूला लगाएंगे? x⁻n। क्या फार्मूला है? x⁻n+1 अपॉन, तो ये लगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सो ये -1 हो गया। सो दिस इज -1 और ये 1/x हो गया। x नेगेटिव पावर मतलब 1/x, तो ये लिखा मैंने 1/x, माइनस साइन इधर लिखा है, यहाँ पर नहीं था, यहाँ आ गया। किससे आया? इंटीग्रेशन से आया। लिमिट से r1 r2 क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्टैंडर्ड मेथड इंटीग्रेशन का। जब लिमिट्स आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, वो कर दिया। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये आपको बता दीजिए। फाइनल पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फाइनल पॉइंट आप भी लिख दो, और ये इनिशियल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि R1 R2 ये कन्वेंशन तो बुक टू बुक वैरी कर सकता है। अगर मैंने आपको इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया तो चेंज हो जाएगा, है ना। सो इसलिए R1 R2 याद रखो। क्या याद रखो? 1 अपॉन फाइनल पॉइंट प्लस 1 अपॉन इनिशियल पॉइंट। कहां से स्टार्ट करना, कहां खत्म करना, उसका फंक्शन। अच्छा, अभी अगर मैं चार्ज को इंफिनिटी से लेके आऊं, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इस फॉर्मूला में, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r दिख रहा है। तो अगर मैं r की वैल्यू इंफिनिटी डालता हूं, मुझे पता है कि पोटेंशियल 0 आना है, तो इसलिए मैंने क्या किया? इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी लिया। सो 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0। तो 1 अपॉन r1 माइनस 0 इज 1 अपॉन r1। r1 की जगह मैं इन जनरल r लिख रहा हूं, तो अगर मैं 1/r1 की जगह r लिख दूं तो मेरा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा माइनस k q1 q2 by r। सो दिस इज potential energy due to two point charges which are separated by distance r. We are taking reference of potential at infinity as 0। ठीक है, इससे आगे हर जगह इस लेसन में हम लोग इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 लेंगे। क्यों लेंगे? यहाँ देख लो, अगर मैं r की वैल्यू इंफिनिटी डाल दूं तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल 0 हो रहा है। So when two charges are infinitely separated, then their potential energy is 0। उनका जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी वो 0 आता है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो फोर्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, उनका फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा इंफिनिटी में। तो फोर्स नेग्लिजिबल तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, है ना। इसलिए हमने वो लिखा है। एंड दिस फार्मूला इज, ये एक फार्मूला और ये वाला एक फार्मूला, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है, ये बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट r माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट r। किसी भी r पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, r सेपरेशन पे तो चार्ज है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। कितना टाइम है आपके पास? 10 मिनट है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। कितना टाइम कितना होता है? 9 8:50 होता है। एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन आइदर दिस और दैट। कौन सा करें वो ही करते हैं, साथ सिंपल है। एक क्वेश्चन करते हैं।
चलो एग्जांपल मेरे मन से ले रहा हूँ वो वाला एग्जांपल बात करते हैं। Two charges of 1 microcoulomb each are placed at 2 meter separation in vacuum. Find the potential energy of the system. System मतलब क्या? जितने भी चार्जेस होंगे उनका ग्रुप, that is system. तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल सिंपल है, कैसे निकालेंगे बच्चों? क्या क्या गिवन है? Your first charge Q1 is 1 microcoulomb, मतलब 10⁻⁻6 coulomb, micro मतलब 10⁻⁻6. सेकेंड चार्ज Q2 कितना है? उतना ही है, उतना ही है। देखो दोनों प्लस है, दिया है, सही प्लस दिया। प्लेस एट सेपरेशन, कितना सेपरेशन है? 2 मीटर। वैक्यूम में रखा हुआ है, मतलब 1/4π की वैल्यू कितनी? वैक्यूम के अंदर इस कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम के अंदर? 9 into 10⁻⁹ यूनिट्स चाहिए तो लिख सकते हैं, यूनिट्स ऐसा यूनिट्स, ठीक है। सो एवरीथिंग इज देयर। फार्मूला क्या लगाएंगे? q at r equal to 1/4π0 q1 q2 by r or with this negative sign. Negative sign also shows that the force is attractive. ठीक है, ये जरा एक बार वेरीफाई करना। इन्हें तो पॉजिटिव चार्ज लिखो, ठीक है, लिख लो, लिख करो, ये साइन का देखना साइन। नहीं वो ठीक है, फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव साइन जनरली अट्रैक्टिव एनर्जी के लिए आता है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या समझ, ठीक है। देखिए कुछ कन्वेंशन नहीं करते, दैट इज सी। आगे बताता हूँ नेक्स्ट क्लास। पहले लिख लो इतना और वैल्यूज डालो इसमें, वैल्यूज डालो, चलो मैं बैठ गया आराम से। वैल्यूज सारा दिया है तो कैलकुलेशन तो करेगा, वो भी नहीं करो। all values are given, formula is given, now we calculate करो। आएगा 4.5 यूनिट का जूल, एनर्जी है ना तो यूनिट आएगा जूल, एनर्जी का यूनिट आएगा, ये हो जाएगा 9 4.5 into 10⁻², ये कितना है 9 और वो है 6 6 12 -12, तो बस 9 -12 कितना आ रहा है वो माइनस, हाँ सही 4.5 into 10⁻³ जूल, आंसर आएगा 4.5 into 10⁻³ जूल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही ले लो, डोंट टेक दिस माइनस, फिलहाल हमको वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो साइन का देख माइनस लेना प्लस लेना,
मैंने बताया था ना वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, सो दैट डिपेंड्स अपने को कौन सा रेफरेंस लेना है। ठीक है, यही आज का सेशन रोकते हैं। प्रेजेंट ही हो ना। नहीं, अट्रैक्टिव जनरल की अट्रैक्टिव एनर्जी होगी, अट्रैक्टिव सिचुएशन होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस तो नेगेटिव आता है, बट अपने केस में पॉजिटिव चार्जेस के लिए भी नेगेटिव आता है, तो कुछ कन्वेंशन में गड़बड़ हुआ है, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो अटेंडेंस ले लेते हैं, ऑनलाइन वाले भी प्रेजेंट रहो जरा 2 मिनट।